हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो हमने आपको बोला था कि हम हर टॉपिक के बाद जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो होंगे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, शेयर करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, एंड सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिल जाए। सो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। अगर हम जो भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। इसका जो लिंक है हम वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2014 में आया था। तो पहला क्वेश्चन है कि द जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स और until death or resignation was by removal by Congress। तो द करेक्ट आंसर विल बी 65 ईयर्स। लेकिन फेडरल कोर्ट में जब हमने पढ़ा था तो इट वाज 70 ईयर्स, बट अगर क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल कोर्ट्स हैज द पावर टू डिक्लेयर लॉज passed by the state of the constituent unit of the federation invalid but not the federal laws। तो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। ये हिंदी में है कि अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, 65 वर्ष। एंड देन अमेरिका का उच्चतम न्यायालय। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था 2015 में। केसेस के बारे में हमने आपको क्या किया था, 3 जज केस बताए थे आपको। ओके, जो 3 जज केसेस थे उसका पूरा ब्रीफ हमने आपको बताया था कि क्या 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 है करके। एसपी गुप्ता, दूसरा था आपका स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और तीसरा क्या था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था अंडर आर्टिकल 143। तो द क्वेश्चन इज कि इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कौन सा ऐसा है, तो दैट इज योर जजेस ट्रांसफर। तो ए का आपको देखना है 3, तो कौन कौन सा होगा, ओनली दिस वन इज देयर, तो योर आंसर विल बी दिस। देन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दैट इज सी का 2, सो यू नीड टू सी C2। एंड देन MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ताज पोल्यूशन, एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज पेट्रोल पंप अलॉटमेंट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इन हिंदी, तो योर आंसर विल बी फर्स्ट। सो अगला क्वेश्चन है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एट लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट फॉर इंडियंस। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज में बताऊंगी जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताई है, तो इसलिए आपको दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, तो ये बोला था आपके उपेंद्र बख्शी में। जो कंसेप्ट था ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, उसके कंसेप्ट में इन्होंने बोला था, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो गया था, लोग जो है अपने सारी सिफारिशें लेके किसके पास आने लगे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आने लगे थे। तो भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह किसका कथन है, ये है उपेंद्र बख्शी का। फिर ये क्वेश्चन आया था 2016 में। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखो आपको इतने सारे 4 है ना, आपको इसमें देखना है। तो आपको सपोज सारे केसेस तो नहीं पता होंगे, लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 3 ही केस मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। तो इसमें देखो एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर, कैन यू सी, एक बार 2014 में आया है, फिर 2016 में क्वेश्चन आया है। तो किस तरीके से ये जो है एक ही चीज को क्या किया गया है, बार बार पूछा गया है। तो सपोज आपको नहीं पता है कि लक्ष्मीकांत वाला क्या है, मोहिनी वाला क्या है, या ओल्गा टेलिस वाला क्या है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज दिस केस। इसमें यही हुआ था, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की बात की गई थी, या फिर जजेस के जो ट्रांसफर है उनकी बात की गई थी कि किस तरीके से जो है सुपरसीड जब किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में। तो इसमें बोला गया था कि जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है क्या है, वो उनका पर्सनल मैटर है, एंड अगर उस एग्जीक्यूटिव उस पर दखल अंदाजी ना करे तो ही बेहतर है। ओके,
एक बार इसको आप देख लीजिए कि लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन बेबीज के लिए था। फिर मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर के लिए था। एंड ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये राइट टू लाइवलीहुड का था। तो यहाँ से आपको ये केसेस याद रखने हैं। ये केसेस जो है आपके सब्सिक्वेंट जो भी आपका पेपर बनेगा जैसे 2020 का, तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ये है आपका हिंदी में। तो इसमें गलत क्या है, दैट इज एसपी गुप्ता बना भारत के राष्ट्रपति। फिर है 2016 की द सुप्रीम कोर्ट राइट टू जुडिशियल रिव्यू वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, तो आप सभी को पता है इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये लोग क्या फॉलो करते हैं, दे फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, और जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यही इनको जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। ओके, तो दैट इज यूएसए। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन राइट्स हैव डेवलप्ड बाय द सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ऑफ जुडिशरी, सो दिस इज ऑल्सो यूएसए, जो इनके पास पावर है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ओके, इसके कारण इनको जो है बहुत ज़्यादा पावर मिली हुई है और इनका वर्डिक्ट क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स है ना, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ है, प्रोटेक्शन हुआ है, बहुत सारे नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर है आप यहाँ पर देखिए, अभी आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई, क्यों मैंने आपको यूएसए और इंडिया का जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इतना डिस्कशन किया, क्यों? क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन जो है इन दोनों के डिफरेंस में पूछे गए हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो है आपके लिए एक स्लाइड लेके आई हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसमें क्या है कि जो फेडरल केसेस होते हैं ना वही केवल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। फेडरल केसेस मतलब अगर सेंटर या स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या सेंटर या फिर स्टेट के बीच में कोई डिफरेंस है, तो ये क्या आता है, ये आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, वो वाइड है, वो इंडिया की तरह नैरो नहीं है। तो उसमें क्या क्या आता है, फेडरल केसेस आते हैं, नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज, एम्बेसडर, ये सारे के सारे क्या आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज देयर, इसमें आपको पता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की जाती है, यहाँ पे कोई भी ऐसा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। फिर है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और इसमें क्या है, इसमें केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक ही लिमिट है। यानी यूएसए में क्या है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक लिमिट है, जबकि हमारा जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसकी पावर ज़्यादा है। फिर फोर्थ जो डिफरेंस है कि इट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट इन मिलिट्री ट्राइब्यूनल, दैट है इट हैज़ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, मतलब स्पेशल लीव का जो कंसेप्ट है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट जब बताया था तब मैंने आप उसको उसमें स्पेशल लीव के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। दोनों का जो लिंक है वीडियो का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इनके पास ऐसे कोई भी पावर नहीं होती है यूएसए के पास। ओके, फिर है कि जो अपने यहाँ है वो कौन सा फॉलो किया जाता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मेनका गांधी का जो केस था वहाँ से हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एंड इनके में क्या फॉलो करते हैं, प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसके बाद से इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है ना, जो हमारा नेक्स्ट है इसमें रेस्ट्रिक्टेड एम्बिट है। इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलता है, लेकिन वो कौन से बोलते हैं, इसमें जो लॉ में आते हैं केवल उन्हीं को वो कर सकता है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर कोई स्पेशल जो आपका अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर, उसमें क्या कर सकते हैं ये, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि पार्लियामेंट पास कराती है, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं, ऐसे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, और उन्होंने क्या दिया था, केशवानंद भारती केस, जिसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए थे, प्रोटेक्ट हो गए थे। फिर यूएसए में इट हैज़ अ वाइड एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो है यूएसए के जो सिटीजन्स राइट्स हैं उनको किस पावर के थ्रू जो है प्रोटेक्ट किया गया है, या फिर कोर्ट के किस पावर के थ्रू जो सिटीजन्स राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया था, तो ये है आपका जुडिशियल रिव्यू।
सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर अगला जो है 7th वाला कि दो डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई पार्लियामेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो पावर है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और उसको डिक्रीज भी किया जाता है। जबकि इस यूएसए में क्या होता है, इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन और उनकी जो पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से जितना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वहीं तक लिमिट है, मतलब ना तो इनको बढ़ाया जा सकता है और ना ही इनको घटाया जा सकता है। फिर आपका लास्ट है कि इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इसकी वजह से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि ये बाकी जो भी कोर्ट हैं जैसे हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे जो भी आपके आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उस पर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का एक्स्ट्रा पावर होता है, मतलब अगर उसने कोई डिसीजन दे दिया तो वो बाइंडिंग रहेगा। यह आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आता है। जबकि यूएसए में जो है स्टेट के लिए अलग कोर्ट होता है और सेंटर के लिए अलग कोर्ट होता है। बहुत कम ही ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट होता है वो डिसाइड करता है। सो नो कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस पावर आर अवेलेबल, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का यूएसए है उनको फेडरल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी पावर अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस और इन्हीं के थ्रू जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन आया था आपका 2017 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सर्चुररी। तो a high court can issue a writ against itself in its administrative capacity. A bench of high court can issue a writ to another bench of the same high court. So this is wrong, क्योंकि मैंने आपको जो सर्चुररी पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके लोअर जुडिशरी होते हैं ये उनके लिए इश्यू होता है, ठीक है। मतलब कोई भी लोअर जुडिशरी हो, फिर चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, क्वासी जुडिशियल बॉडीज हो, उनके खिलाफ इशू होता है। वो सेम जो पावर वो करते हैं उस पर वो नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी क्या होगा, नॉट करेक्ट। फिर है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस। तो ये केस था आपका विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता आपको पता ही है और बाकी सब में डिफरेंट चीज़ें थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपको एक केस से आप एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में देख लीजिए कि विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, मैंडेमस को कंटिन्यू करने के लिए दिया जाता है और बाकी केसेस मैंने आपको बताए ही हैं। तो ये रहा आपका हिंदी में कि उत्प्रेष लेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ उसी उच्च न्यायालय के अन्य खंडपीठ को याचिका जारी कर सकती है। सो दिस इज रॉन्ग। और इसमें क्या होगा, विनीत नारायण वर्सेस भारत संघ। फिर ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर ओवर द लास्ट 100 ईयर्स इन लिबरल डेमोक्रेसीज हैज टेकन प्लेस। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपका आंसर जुडिशियल रिव्यू था, लेकिन सी वैसा ही कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है 2017 में, जबकि 2014 में ऑलरेडी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन है गिवन द जुडिशरी मोर पावर्स, आर्टिकल 13 दैट इज जुडिशियल रिव्यू, एंड यूएसए का आपको पता ही है जुडिशियल रिव्यू का पावर है ही, और बाकी बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स हैं जिसको ये पावर मिली हुई है। ओके, क्योंकि यूएन डायरेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का हर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, एंड एक्सेप्टेंस द थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो स्टेट है उसका क्या हो, फेडरल कोर्ट हो। ओके, मतलब किसी का एकदम सेंट्रल कोर्ट भी हो सकता है। फिर इसमें आपका आंसर क्या होगा कि संविधानों के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। फिर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन कि 2019 में जो आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज साइन एंड सील। तो जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, येस। गवर्नर ऑफ स्टेट, येस। चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, येस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, येस। तो योर आंसर विल बी ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको इसको लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि हम कैसा कर रहे हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। शेयर करना है ताकि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में क्लियर। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो दैट थैंक यू सो मच।